यूट्यूब चैनल मेडिकल इन नर्सेस सब। तो आज हम बात करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग मेथड्स और कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है आपको मोर देन 40 और 45 एमसीक्यूज रहेंगे इस क्लास में। जो भी लोग यहाँ पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि महाराष्ट्र सीएचओ की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। 4 नवंबर से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। एग्ज़ाम आपका सीबीटी बेस्ड होना है। 60 आपको नर्सिंग के क्वेश्चन आने हैं, 20 आपको एनएचएम प्रोग्राम और 20 नंबर का आपको जीके आने वाला है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। साथ ही साथ अपकमिंग टाइम में एमपी में है जो मोर देन 25,000 से ज़्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आने वाली हैं। अब वो कब तक आती हैं हम नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। बहुत ही जल्दी है जो नोटिफिकेशन आउट आपके होने लगेंगे। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे जितने भी क्वेश्चंस की। उसके पहले मैं बता दूं कि मेडिकल एंड नर्सेज हब के प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, पीडीएफ, नोट्स सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। आप लोग डायरेक्ट जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से कांटेक्ट करके सभी नोट्स मटेरियल है जो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, रैंक द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट फेलियर रेट टू हाईएस्ट फेलियर रेट। यहाँ पर फेलियर रेट के हिसाब से बताना है कि सबसे कम फेलियर होने के चांसेस किसके हैं। आफ्टर यूज़ करने के बाद जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है यूज़ करने के बाद सबसे कम चांस किसके फेल होने के हैं, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर फर्स्ट में जैसे ट्यूबल लिगेशन, चारों ऑप्शन में दिया गया ट्यूबल लिगेशन। ट्यूबल लिगेशन का मतलब यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड्स। ट्यूबेक्टोमी हो सकती है या वैसेक्टोमी हो सकती, बट यहाँ पे ट्यूबल लिगेशन की बात की गई है। तो जितनी भी है यहाँ पर ट्यूबल लिगेशन में आपकी क्या हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। अब यहाँ पर आपका जो लीस्ट लोएस्ट टू हाईएस्ट रेट आपको बताना है। तो फर्स्ट है क्या है, ट्यूबल लिगेशन इक्वल टू आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डेपो प्रोवेरा, स्पर्मिसाइड या फिर कॉन्डोम। फिर है आपका ट्यूबल लिगेशन इक्वल टू आईयूडी, डेपो प्रोवेरा, ओसीपी, स्पर्मिसाइड, कॉन्डोम, या फिर ट्यूबल लिगेशन इक्वल टू आईयूडी, डेपो प्रोवेरा, ओसीपी, कॉन्डोम और स्पर्मिसाइड, या फिर ट्यूबल लिगेशन इक्वल टू आईयूडी, ओसीपी, डेपो प्रोवेरा, कॉन्डोम और स्पर्मिसाइड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से फिर से सुनिए। कम फेल होने से लेके ज़्यादा फेल होने की रेट आपको बतानी है। सबसे पहले आपको बता दूं ट्यूबल लिगेशन तो क्या हो गई, परमानेंट मेथड हो गई फैमिली प्लानिंग की। क्या है, परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड हो गई। अब इसके बाद आती है हमारी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसमें अलग अलग जनरेशन की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। जैसे कॉपर-टी 375, 380A, मल्टी लोड। तो ये सभी क्या है, आईयूडी हैं। तो आईयूडी के जो फेलियर होने के चांसेस होते हैं वो लेस देन 1% होते हैं। कितना, 1% होने के फेल होने के चांसेस हैं जो होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अब हम बात करें डेपो प्रोवेरा की। क्या है डेपो प्रोवेरा, डिपॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है जो एवरी 3 मंथ में दी जाती है। कितना, 3 मंथ में है जो आईएम रूट से इसको है जो दिया जाता है। अब इसके फेलियर होने के चांसेस यदि हम बात करें तो इसके फेल होने के चांसेस होते हैं एटलीस्ट 3% तक। कितना, 3% इसके चांस होते हैं डेपो प्रोवेरा के फेल होने के। क्लियर। फिर हम बात करते हैं ओसीपी। क्या है, ओसीपी के। ओसीपी इफेक्टिव है। क्या है, ओसीपी इफेक्टिव है, लेकिन कंपेयर टू जो डेपो प्रोवेरा है उससे यहाँ पे हम कह सकते हैं कम। क्या है, कम। तो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे हमारी आती है ओसीपी आ जाएंगी आपकी। लेकिन यदि इन दोनों में हम कंपेयर करें डेपो प्रोवेरा और ओसीपी में, तो इनमें चांसेस दोनों में 3% ही होते हैं। क्या है, डेपो प्रोवेरा का जो फेलियर रेट है 3% है, लेकिन यहाँ पर डेपो प्रोवेरा से इफेक्टिव होती हैं ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब आप में आपकी इसमें ओसीपी में आ जाती हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आ जाएंगी, ओसीपी में कंबाइंड भी आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट आपका आता है क्या, तो अब यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे आ गया ओसीपी। तो ओसीपी के कंपेयर टू यदि हमने डेपो प्रोवेरा और ओसीपी को कंपेयर किया तो ओसीपी 8% तक चांस होते हैं फेल होने के, लेकिन इनको यदि टाइम पर यूज़ किया तो लेस देन 1% भी हो जाता है। समय से इस्तेमाल किया जाए तो 1% भी हो जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसकी, कॉन्डोम की, तो जो कॉन्डोम है चाहे मेल हो या फीमेल हो, टिपिकली बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, 3 से 6% तो इसको यूज़ ही करते हैं परफेक्टली।
लेकिन यहाँ पर इसके फेल होने के चांसेस होते हैं 15% तक। और जबकि जो स्पर्मिसाइड है, स्पर्मिसाइड्स में क्या रहेगा, ऐसा कंटेंट रहेगा जो स्पर्म को मारने का काम करेगा और इसके चांस होंगे 30%। अब यहाँ पे आप मिलाइए कौन सा आपका सही होगा। जैसे मैंने आपको कहा आईयूडी के फेलियर चांस कितने हैं, 1% के से भी कम। कितना, 1% से भी कम। फेलियर रेट का मतलब होगा कि यूज़ किया गया है आईयूडी में, मान लीजिए आपने कॉपर T380A है जो इंसर्ट करवा रखी है, बट उसको यूज़ करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो वो कहलाता है फेल होना। फिर डेपो-प्रोवेरा हर 3 महीने में एक इंजेक्शन आता है, इसको शॉट के नाम से भी जाना जाता है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। और जो डेपो-प्रोवेरा है ये आप अंतरा के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं, अंतरा के नाम से इसको आप याद रख सकते हैं। इसके फेल होने के चांसेस 3% रहते हैं कंपेयर टू ओसीपी के। ओसीपी फेल होने के चांसेस 8% रह सकते हैं, लेकिन इनको अच्छे से यूज़ किया जाए तो 1% हो जाते हैं, ये भी आप मान के चलिए। कंडोम में 15% और स्पर्मिसाइड के फेल होने के चांस 30% होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लो फेलियर रेट से हाईएस्ट की यदि हम बात करें तो वो आपका क्या होगा, ट्यूबल लिगेशन। आईयूडी का आपका 1% चांस है, ओसीपी आपका 1% होगा यदि प्रॉपर यूज़ किया जाए तो। लेस देन कितना हो जाएगा, 1% है आपका। ओसीपी है जो मोर देन है जो 1 हो सकता है यदि प्रॉपर यूज़ किया, बट इसके चांसेस यहाँ पे क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि किस तरीके से यूज़ किया गया, लेकिन यहाँ पे 8% भी हो सकते हैं। डेपो-प्रोवेरा के फेलियर होने के चांसेस कितना बताया मैंने, अंतरा 3% तक। स्पर्मिसाइड की बात करें हम तो 15%, और कॉन्डोम की बात करें तो 30%। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा कि डेपो-प्रोवेरा पहले क्यों नहीं आए ओसीपी के। जैसा मैंने कहा यदि प्रॉपरली इसका इस्तेमाल किया जाए तो 1% से कम है चांस, लेकिन इसको अच्छे से यूज़ नहीं किया जाए तो 8% से ज़्यादा हो सकते हैं। डेपो-प्रोवेरा में 3% चांस है फेल होने के, स्पर्मिसाइड में 15% है, कॉन्डोम में 30% है। क्लियर। फिर है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के लिए जो प्रोग्राम आया है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर फोकस करना, चाइल्ड मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी पर फोकस करना, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। अब इन 3 में से आपके कौन से होंगे, ABC, AB, AC या BC। तो जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसका टारगेट रखे जाते हैं, एक तो एलिजिबल कपल जिनकी प्रजनन क्षमता हो 15 से 45 साल के। दूसरा यहाँ पर हमारे 2 टाइप कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को बढ़ावा दिया जाता है। फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे मतलब MCH सर्विसेज इंक्लूड होंगी आपकी, माँ और बच्चे की मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी मतलब बीमार होना और मरना दोनों को प्रोटेक्ट करना है, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आए ही क्यों थे, भारत हमारा पहला ऐसा देश था जिसने अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रिलीज़ किया था, इसके पहले किसी ने नहीं किया था ऐसा। तो यहाँ पर पॉपुलेशन को क्या करना है, स्टेबल करना है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ये प्रोग्राम आए थे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि ये तीनों ही इस प्रोग्राम का पार्ट है। क्लियर। फिर है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन फॉर्म्ड। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है इंडियन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की शुरुआत कब हुई थी, 1949 में, 1978, 1962 या फिर 1930 में। तो इंडियन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की शुरुआत की गई थी, फॉर्मेशन इसका हुआ था 1949 में। इसीलिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन कब बना था, 1949 में। प्रोग्राम पूछे तो 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज नॉट शेड्यूल्ड ड्यूरिंग विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। जो VHND क्लिनिक लगाए जाते हैं, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे क्लिनिक है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, पोस्टपार्टम केयर, रूटीन इम्यूनाइजेशन, नॉट प्रोवाइडिंग एनी हेल्प रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विथ एनी माइनर इलनेस। क्या है जो यहाँ पे इसका हिस्सा नहीं है। तो VHND क्लिनिक है जो आपके पोस्टपार्टम केयर के लिए हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए हैं। यहाँ पर कुछ माइनर छोटी मोटी चोट है तो उनको भी यहाँ पे इसमें मैनेज किया जाएगा,
लेकिन फैमिली प्लानिंग के लिए इसमें है जो हेल्प नहीं की जाएगी। देखिए आप लोग यहाँ पे जैसे VHND है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, तो जो कि एक पब्लिक हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया जाता है इनिशिएटिव, लेकिन यहाँ पर ये NHM के थ्रू चलते हैं। इंडिया में बात करें तो जो हेल्थ सेक्टर है सबसे ज़्यादा NHM के थ्रू ही इनिशिएटिव है, आगे की तरफ चलते हैं। तो जो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे है, इनको फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट NHM इनको इनिशिएट करता है। तो यहाँ पर NHM के थ्रू जो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे है, यहाँ पर जो भी आंगनवाड़ी सेंटर हैं वहाँ पर हर महीने क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर में यहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसका पर्पस है कि मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन MCH सर्विसेज को बढ़ावा देना, सैनिटेशन इन्फॉर्मेशन देना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। लेकिन यहाँ पर आपको एंटीनेटल, पोस्टनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ये सभी आपको अवेलेबल करवाना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि प्रोवाइडिंग एनी हेल्प रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग। यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी फैमिली प्लानिंग को लेके, लेकिन आपको फैमिली प्लानिंग अपनाना नहीं अपनाना वो इसके तहत आपका आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर नर्स फॉर द फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग में एज अ नर्स, एज अ ANM, एज अ CHO क्या भूमिका आपकी होगी? गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एलिजिबल कपल, गिव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टू द एंटीनेटल मदर, चेक फॉर इनफर्टिलिटी, या फिर गिव एजुकेशन रिगार्डिंग सेफ वाटर। तो हेल्थ केयर वर्कर की इन फैमिली प्लानिंग में क्या है, जो परिवार नियोजन में आप क्या भूमिका निभाएंगे? आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है क्या एलिजिबल कपल की? एलिजिबल कपल मैंने कहा वही आपके फर्टाइल कपल जिनमें प्रजनन क्षमता है, कोई सिंगल तो आप लेंगे नहीं, तो यहाँ पे आपका कपल ही होगा, मेल फीमेल। फिर गिव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टू एंटीनेटल मदर। एंटीनेटल मदर को आप कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों देंगे? वो तो ऑलरेडी कंसीव कर चुकी है, तो ये भी नहीं आपका होगा। क्या इनफर्टिलिटी के लिए चेक करेंगे फैमिली प्लानिंग में? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप उनको सेफ वाटर के रिगार्डिंग समझाएंगे? यहाँ पे हम फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेफ वाटर के रिगार्डिंग क्यों बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो टारगेट पॉपुलेशन होगी वो होंगे एलिजिबल कपल। कौन से यहाँ पे होंगे? आपके एलिजिबल कपल हैं जो आपके यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल जिनको आप टारगेट करेंगे, उनकी बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे, उनको समझाएंगे फैमिली प्लानिंग क्या है, किस तरीके से आप बच्चे कितना गैप दे के पैदा कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएंगी। फिर है अंडर वंदे मातरम स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जो वंदे मातरम स्कीम थी उसके तहत सही पॉइंट क्या है? इट इज़ कैश असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन फॉर गिविंग बर्थ इन अ गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, या फिर इट इज़ फैसिलिटी अंडर विच provision of free OPD services including antenatal checkup to all pregnant women and family planning counseling to new mother on the 9th of every month at public and private clinic, या फिर यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन को पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करना, फ्री डिलीवरी के लिए, सर्जरियन सेक्शन के लिए, या फिर सिक न्यूनेट को 1 मंथ तक की उम्र के, जो 1 मंथ तक की एज के न्यूबॉर्न से लेके उनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। वंदे मातरम स्कीम हमने कई बार पढ़ी है। इसका मेन टारगेट जो मेन एम है वो क्या है? महीने की हर 9 तारीख को इंडियन गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके तहत जो वंदे मातरम स्कीम है काम करती है। महीने की हर 9 तारीख को पब्लिक और प्राइवेट क्लिनिक में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, वहाँ पे उनका फ्री है जो चेकअप करवाया जाता है। फिर है अंतरा प्रोग्राम ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो अंतरा प्रोग्राम जैसा मैंने शुरुआत में कहा डेपो प्रोवेरा अंतरा प्रोग्राम के तहत आती है, तो यहाँ पर इसको लेके सही पॉइंट कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट DMPA के नाम से आती है, इज़ अ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर वुमेन दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर 3 मंथ है। बिल्कुल सही पॉइंट है, इसके बारे में आप लाइन याद रखिए। हर 3 महीने में इंजेक्ट किया जाता है, एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलरली, और ये क्या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इट कैन ईजीली बी एडमिनिस्टर्ड इन द आर्म्स, थाई और बटोक। तो यहाँ पर इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोड है वो इंट्रामस्कुलर होता है। सुटेबल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन आफ्टर 6 वीक ऑफ
चाइल्ड बर्थ, ये भी सही है। जो माताएं ओनली 6 महीने के बाद यदि आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं बट बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का हो गया है तब आप इसको इंजेक्ट करा सकते हैं। और ये रिवर्सिबल मेथड है। ये क्या है? रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे DMPA के बारे में सबसे अच्छी चीज़ है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, हर महीने 3 महीने में एक बार इंजेक्ट कराई जाती है, इंट्रामस्कुलरली लगाई जाती है। तो आर्म, थाई या बटुक्स में दे सकते हैं। यदि माँ अपने बच्चे को 6 महीने से ज़्यादा हो गए ब्रेस्ट फीड कराते तो आप लगवा सकते हैं, या 6 वीक से ज़्यादा हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को, ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन का मतलब है यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा आपको फीड कराते हो गए हैं, लेकिन आपकी डिलीवरी को हुए 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गए तब भी आप इसको इंजेक्ट करवा सकते हैं, एज़ पर आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको है जो प्रेफरेंस दे। अब यहाँ पर क्या है? नॉन रिवर्सिबल है क्या? नहीं, नॉन रिवर्सिबल जनरली परमानेंट मेथड होती हैं। ये क्या है? टेम्प्ररी है, क्योंकि 3 महीने का जो यहाँ पे शॉट दिया जाता है एवरी 3 महीने में, तो इसको लेके जो ट्रू नहीं है वो क्या है? नॉन रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट वन, आफ्टर विच इंसिडेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर इनिशिएटेड इन मोस्ट कंट्रीज। तो किस इनिशिएटिव के बाद है जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या फिर आफ्टर ब्रिटिश इन्वेजन टू इंडिया, या फिर आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स इंडिपेंडेंस। जैसा मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, भारत है जो पहला देश है जिसने इसको अडॉप्ट किया था और 1952 में अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। फिर है हमारा क्वेश्चन, मेंटेनिंग अ गैप ऑफ अ ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कपल। तो एक बच्चे के बाद है जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कपल, एक बच्चे के बाद कितना गैप है जो देना चाहिए में है कि एटलीस्ट 2 बच्चे हैं उनके बीच में जो फर्स्ट गैप है कितना होना चाहिए। लेट से एक बच्चा 2025 में हुआ तो दूसरा बच्चा है एटलीस्ट 3 साल का गैप है जो होना चाहिए। तो एक कपल की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यदि जब भी फैमिली प्लानिंग करते हैं तो यदि 2 बच्चे चाहिए तो एटलीस्ट 1 बच्चे के बाद 3 साल का गैप हो। पहला रीज़न मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव होने में है जो हेल्प होगी। दूसरा, जो बच्चा पहले हुआ है उसको माँ की है जो प्रॉपर देखभाल मिल पाएगी। तो यहाँ पर एक क्या है? गैप होना चाहिए। इसके लिए एक प्रोग्राम भी आया था, लाइक एक कैंपेन कह सकते हैं हम NHM का। इसके तहत कहा गया था 1 3 2 फायदे का मंत्र है। 1 3 2 का मतलब है यहाँ पर पहला बच्चा, फिर 3 साल का गैप दो, फिर दूसरा बच्चा। तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 3 साल का है जो गैप होना चाहिए। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच बैरियर मेथड रिक्वायर्स अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू फिट द यूज़र फॉर द करेक्ट साइज। तो यहाँ पर कौन सी फैमिली प्लानिंग मेथड में कौन सी बैरियर मेथड होगी? 2 तरीके की मेथड होती हैं, एक होती है परमानेंट, होती है एक टेम्प्ररी। टेम्प्ररी का जो एक पार्ट है बैरियर मेथड, तो बैरियर मेथड में आ जाती हैं कॉन्डोम आ जाएंगे, डायफ्राम आ जाएंगे, तो यहाँ पर मेल फीमेल कॉन्डोम भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर कौन सी मेथड होगी जो यदि एक प्रॉपर साइज की ना हो तो फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? तो यहाँ पर एज़ पर ऑप्शन के हम कहेंगे डायफ्राम। डायफ्राम यदि प्रॉपर फिटिंग का, प्रॉपर साइज़ का यूज़ नहीं किया जाता है तो यहाँ पर फेलियर रेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन्वॉल्व ट्रैकिंग अ वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग हर फर्टाइल विंडो। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स दी गई हैं। एज़ पर इन मेथड्स के आपको बताना है कि कौन सी मेथड है जो हर महीने एक महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस दौरान अवॉइड की जाए कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी, और उस दौरान वो फर्टाइल विंडो में भी रहेगी। तो यहाँ पर वो कौन से मेथड के थ्रू आप ये कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये मेथड है जो इसके फेलियर रेट भी ज़्यादा होते हैं। यदि किसी में जो ओव्यूलेशन डे हैं अलग रहेंगे, हर महीने जो साइकिल है प्रॉपर नहीं रहेगी, तो फेलियर होने के चांसेस भी रह सकते हैं। ऑप्शन में है आपका पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, दैट मीन्स रिदम मेथड, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, कोइटस इंटरप्ट्स, या फिर फीमेल कॉन्डोम। तो यहाँ पर जो एक मेथड आपसे पूछी गई है जिसमें ट्रैक किया जाएगा कि ये फर्टाइल विंडो है इस टाइम पर, तो वो कहलाता है पीरियड एब्सिस्टेंस और रिदम मेथड। नेक्स्ट है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों रहेंगे।
क्या होंगे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों रहेंगे, जो कि कंबाइंड ओसीपी में, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, इनमें सिंथेटिक फॉर्म में लो डोज होगा, लेकिन सिंथेटिक फॉर्म में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होगा। ये जो ओसीपी पिल्स हैं करती क्या है, ओवुलेशन को इनहिबिट करने का काम करेंगी, इनहिबिट मतलब सप्रेस करने का काम करेंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में बेसिक समझाया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन 2 टाइप होगा, एक होगा परमानेंट सॉल्यूशन, दूसरा होगा स्पेसिंग, मतलब कभी बाद में बच्चा चाहिए तो आप इन मेथड को रिमूव करवा के या टैबलेट वगैरह लेते तो स्टॉप करा के कंसीव कर सकते हैं। 2 मेथड होंगी परमानेंट में मेल स्टरलाइजेशन करा दो, मतलब कि वैसेक्टोमी करा दो या ट्यूबेक्टोमी करा दो। क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो परमानेंट मेथड है, परमानेंट में क्या है, मेल स्टरलाइजेशन। क्या है मेल स्टरलाइजेशन, तो इसमें क्या किया जाता है, वैसेक्टोमी में वास डिफेंस को बांध के जो टाई अप कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यदि इसकी वैसेक्टोमी हो गई तो क्या ड्यूरिंग द इंटरकोर्स इजैकुलेशन नहीं होगा, स्पर्म नहीं आएंगे, या जो स्पर्म बनते हैं उनका क्या होगा, स्पर्म बाहर नहीं आएंगे, जो बन रहा है स्पर्म वहीं रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन इजैकुलेशन के दौरान सीमेन आएगा। स्पर्म तो दिखेंगे नहीं, वो स्पर्म सीमेन में मिक्स होके आते हैं। लेकिन जो यहाँ पर वैसेक्टोमी वास डिफेंस जो कि स्पर्म को लेके आने का काम करता है इजैकुलेशन के दौरान, उस दौरान जो स्पर्म है वो क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होते रहेंगे। अब आता है फीमेल स्टरलाइजेशन। तो फीमेल में क्या किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पे क्या किया जाएगा, टाई अप किया जाएगा। स्पेसिंग मेथड में आती है नेचुरल में मतलब आप एब्सिस्टेंस मतलब छोड़ दो, सेक्स करना ही छोड़ दो। लाम हो जाएंगी जो जिसमें फैमिली प्लानिंग मेथड में जो लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड हो जाएगी, मतलब जो मदर्स कंटिन्यू अपने बेबीज़ को फीड कराती हैं 6 मंथ तक, तो उनके लिए वो हो जाएगी। बैरियर मेथड में कुछ आप मैकेनिकल बैरियर अपना सकते हैं, कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब आपका आएगा। इंट्रायूट्राइन डिवाइस में आपकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन आईयूडीज आ जाएंगी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस आ जाएंगी आपकी, मेडिकेटेड होंगी, हार्मोनल होंगी, कॉपर टी वगैरह होंगी। हार्मोनल में आपकी जो जिसमें हार्मोन्स कंपोजिट रहेंगे, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन वाली होंगी। इमरजेंसी में आपकी क्या होंगी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में जो आईपिल वगैरह होंगी, वो पोस्ट कॉन्सेप्शन मेथड यहाँ पे आईपिल को इसमें भी यूज़ किया जा सकता है। अभी देखिए लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड का मतलब होगा कि जब बेबी 6 महीने तक की उम्र का होता है तो उस दौरान है जो क्या है, जो यहाँ पर ओव्यूलेशन है वो भी स्टॉप रहता है हॉर्मोन्स के कारण। यहाँ पर ना एग रिलीज होगा, हार्मोन सप्रेस करके रखेंगे ओव्यूलेशन को, और ना ही यहाँ पर प्रेगनेंसी होगी। तो ये क्या हो गई, जो माँ अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती है 6 मंथ तक, तो उनमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन 6 महीने तक बस। स्टिल एमनोरियक है, मतलब डिलीवरी के बाद जो 1 मंथ लोचिया डिस्चार्ज हुआ, आफ्टर दैट 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आए, तो वही ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बेबी को फीड करा रही हैं लेकिन पीरियड्स आना स्टॉप हो गए, लेकिन आपने बिना किसी अदर मेथड अपनाए सेक्स किया, इंटरकोर्स किया, तो आप कंसीव कर सकते हैं, चांसेस रहेंगे। और यहाँ पर क्वासी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड डे और नाइट, मतलब ओनली ब्रेस्ट फीड, अदर देन कुछ भी नहीं। तो इस केस में 98% चांसेस है जो लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड काम कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए जो आईयूडी होती हैं 3 जनरेशन की होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन जो कि नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, मतलब इनमें मेडिसिन नहीं है। इसका सबसे कॉमन यूज़ किया जाने वाला एग्जाम्पल होता है लिपेज लूप, जो कि एस शेप का थिन प्लास्टिक पॉलीथिलीन वायर का बना हुआ रहेगा, जिसको इंसर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मीडिएटेड होती हैं। फर्स्ट जनरेशन को क्या कहा जाता है यहाँ पर, नॉन मेडिएटेड। अब यहाँ पे देखिए मीडिएटेड में क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन रहेंगे, क्या होंगे, प्रोजेस्टेरोन होंगे।
जो मेडिएटेड आईयूडी है सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की रहेंगी, जिसमें हॉर्मोन्स रहेंगी मेनली प्रोजेस्टेरॉन। तो ये देखिए सेकंड जनरेशन में कॉपर बियरिंग बायोएक्टिव डिवाइस हैं, जैसे आपसे कॉपर टी 380 कह दें, कॉपर टी 200B कह दें, मल्टीलोड कह दें, नोवा टी कह दें, ये सभी सेकंड जनरेशन की आईयूडी हैं। किसकी? सेकंड जनरेशन की। कॉपर टी 380 है सबसे कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है, जिसकी जो सेल्फ लाइफ होती है 10 साल तक। यदि आपको 10 साल बच्चा नहीं चाहिए है तो आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। कॉपर टी और आईयूडी का जो एक क्लासिकल सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है वो होता है ब्लीडिंग और पेन। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, टी सेप डिवाइस होगी, 380 ऑन एक्सपोज्ड एरिया ऑफ कॉपर होगा, इसीलिए इसमें 380 यूज़ किया गया है। और यहाँ पर कॉपर टी है जो इसका नाम है, 10 साल के लिए इसकी सेल्फ लाइफ होती है। अब कॉपर टी 200B जो कि 3.6 सेंटीमीटर लेंथ होगी और 3.3 सेंटीमीटर विड्थ होगी। यहाँ पर प्रेगना नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। सरफेस एरिया 200 mm², इसीलिए यहाँ पे 200 यूज़ किया गया है। सेल्फ लाइफ इसकी 3 साल होती है। ये भी बेस्ट चॉइस है, यदि जो मदर अपने कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो ये इसको लगवा सकती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो नई मदर हैं जिन्होंने कभी भी कंसीव नहीं किया है तो डॉक्टर उनको कॉपर टी लगवाने से बोलते हैं कि बच्चों आप उसकी जगह कोई और मेथड अपना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉपर टी 380 है, मल्टीलोड 370 इस कर्व शेप में रहेगी। एग्जाम में आपको इमेज बेस्ड भी पूछे जा सकते हैं। तो अब आती हैं थर्ड जनरेशन की जो हार्मोन रिलीज करती हैं डायरेक्ट। तो आपको इनमें मेनली जनरेशन याद रखना है। जैसे आपने नेचुरल में तो एब्सिस्टेंस हो गया, लैक्टेशन एपनोरिया मेथड होगा, साधु संत बन जाओ, वो सब हो गया। फर्स्ट जनरेशन में आपका लिपेज लूप हो गया। सेकेंड जनरेशन में आपकी कॉपर टी हो गई, 380A 200B हो गई। अब यहाँ पे आपकी आती है हार्मोनल, जो कॉपर टी जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसमें प्रोजेस्टासाइट और मिरेना ये दो मेनली यूज़ की जाती हैं। तो प्रोजेस्टासाइट है जनरली कॉमन यूज़ की जाती है, टी सेप डिवाइस होगी, जिसमें 38 mg प्रोजेस्ट्रॉन होता है और पर डे 45 μg प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगी। इफेक्टिव 1 साल के लिए। यदि मान लीजिए 1 साल तक के लिए बच्चा नहीं चाहिए है, कॉन्डोम वगैरह अपनाने से लिहाज है, परहेज है, तो आप इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। और जनरली पीरियड्स आते हैं उसके 5th डे, पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं उसके 5th डे मिड पीरियड में इंसर्ट की जाएंगी, जिसमें 38 mg प्रोजेस्ट्रॉन होगा, जिसमें से पर डे के हिसाब से यदि रिलीजिंग अमाउंट कहें हम तो होता है 65 μg, 65 μg पर डे प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होगा, जिसके कारण कंसीव नहीं हो पाएगा। मिरेना जिसमें 20 μg लेवोनोजेस्ट्रॉल रिलीज पर डे होगा, 5 साल के लिए इफेक्टिव है। फेलियर रेट इनके बहुत ही कम है। ये देखिए यहाँ पर जो प्रोजेस्टासाइट है, क्या है, प्रोजेस्टासाइट टी सेप रहेगी यहाँ पे। अब जो मिरेना और LNG 20 है, 20 mcg लेवोनोजेस्ट्रॉल क्या करेगी, पर डे रिलीज करेंगे। ये रही यहाँ पर लिपेज लूप, प्रोजेस्टासाइट और मिरेना। प्रोजेस्टासाइट टी सेप रहेगी, मिरेना ये है जो कि 3 साल के लिए इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीलोड डिवाइस रिफर्स टू विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अभी जस्ट हमने पढ़ा इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। जो मल्टीलोड डिवाइस हैं किस टाइप की कॉन्ट्रासेप्शन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, OC या फिर मैकेनिकल मेथड। तो यहाँ पर मल्टीलोड डिवाइस तो ये मैकेनिकल मेथड में नहीं होंगी, ना ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में होंगी, ये होगी आपकी फर्स्ट या सेकंड। तो मल्टीलोड डिवाइस है आपकी सेकंड जनरेशन की, जिसमें कॉपर टी आ जाएंगी आपकी, कॉपर कंटेनिंग आईयूडी है जितनी, मल्टीलोड 370 नोवा टी, ये सब किस में आएंगी, सेकंड जनरेशन में। नेक्स्ट है यहाँ पर इन कॉपर टी 200 द नंबर डिनोट्स। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, चाहे वो 300 हो या 380A हो, तो इस नंबर का मतलब क्या है, वेट इन माइक्रोग्राम, सरफेस एरिया, वेट इन मिलीग्राम या फिर वॉल्यूम ऑफ डिवाइस। तो कॉपर टी में जो 300 है नंबर डिनोट्स करता है किसके लिए, सरफेस एरिया के लिए। किसके लिए, सरफेस एरिया के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सरफेस एरिया। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ। माला एन और माला डी दोनों के बीच में समानताएं सेम है, मतलब ये जो कंटेंट है इसका हार्मोनल कंटेंट सेम है, सब कुछ एक सा है, लेने भी सेम टाइम पे सब कुछ, लेकिन एक चीज़ है जो अलग है, वो क्या होगी,
नॉर्जेस्ट्रॉल का डोज, एस्ट्रॉइडल डोज, सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग या फिर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माला एन है जो ओसीपी पिल है, माला डी से अलग इसलिए है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये देखिए माला एन और माला डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिलती हैं, लेकिन माला एन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि माला डी को मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें टोटल 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं और 7 आयरन की टैबलेट होती हैं। याद रखें, आप पूछा जाता है जो हार्मोनल टैबलेट हैं कितनी होती हैं? 21 और 7 आयरन की टैबलेट होंगी। माला डी को मार्केट में 3 रुपीज़ पर कॉस्ट के हिसाब से आपको मिल जाएंगी, और जो माला एन है फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट है आपका एलिजिबल कपल्स आर कपल्स एज ग्रुप ऑफ। तो एलिजिबल कपल की एज पूछिए कितनी होगी? 18 से 35 साल तक, 15 से 45 साल, 18 से 40 साल या फिर 20 से 30 साल तक। जो एलिजिबल कपल है इनकी एज होगी कितनी? 15 to 45 ईयर्स तक। कितना? 15 से 45 साल तक। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटीनेटल विजिट जो है कितनी ज़रूरी होती हैं। तो एंटीनेटल विजिट की ज़रूरत जब पड़ती है जब आप क्या करते हैं? कंसीव करते हैं। क्या है? कंसीव करते हैं। तो सबसे पहली विजिट की ज़रूरत पड़ेगी विद इन 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप यूपीटी करके देखते हैं, घर पे आपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, एज सून एज पॉसिबल आपको अपनी फर्स्ट विजिट करनी है, और वो भी विद इन 12th वीक के पहले ही। दूसरी विजिट आपको करनी है 14th एंड 26th वीक में। ये ड्यूरेशन में क्यों करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट विजिट विद इन 12th वीक के अंदर आपको क्यों करनी है? क्योंकि जब आप अपने चेकअप के लिए जाएंगे तभी डॉक्टर आपको क्या करेंगे? फॉलिक एसिड दे पाएंगे, और फॉलिक एसिड दे के आपके ब्लड टेस्ट वगैरह करके आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं उसको कंटिन्यू करवाएंगे। फिर सेकंड विजिट आपकी 14 से 26 वीक में ही क्यों की जानी है? क्योंकि इस दौरान डॉक्टर आपका एंटी स्कैनिंग कराएंगे। एंटी स्कैनिंग का मतलब नेचुरल ट्रांसलेशंसी स्कैनिंग कराएंगे कि बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही है। इनकेस इस पीरियड में होती है 14 से 26 वीक के प्रेगनेंसी के पीरियड में, तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट एक्ट है, अकॉर्डिंग टू उस अमेंडमेंट एक्ट के 24th वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, वो भी डॉक्टर्स की परमिशन के साथ। लेकिन एमटीपी एक्ट के तहत ओनली 20 वीक की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर सेकंड विजिट करनी है आपको 14वें से 26 वीक की प्रेगनेंसी में। तीसरी विजिट होती है 28 से 34 वीक की प्रेगनेंसी में। 38th वीक एंड 34th वीक मैंने यहाँ पे क्यों कहा? क्योंकि इस टाइम पर ग्रोथ स्कैनिंग की जाती है। जो बच्चा यूट्रस में पल रहा है, फीटस, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं, सभी चीज़ें नॉर्मल है या नहीं, उस चीज़ के लिए यहाँ पे चेक किया जाएगा 28 वीक और 34 वीक के बीच में। फिर लास्ट है यहाँ पर फोर्थ विजिट होती है 36 हफ्तों में और टर्म प्रेगनेंसी में। लास्ट विजिट का मतलब है 36th एंड टर्म पीरियड, मतलब 36 वीक से ज़्यादा का टाइम हो जाए और उसके बीच में है जो आपको विजिट करना है। लेकिन एक यदि आइडियल विजिट की हम बात करें, अकॉर्डिंग कितनी एंटीनेटल विजिट करनी है आपको? टोटल 4 करनी है, ठीक है। लेकिन यदि एक आइडियल विजिट की बात करें तो यदि पॉसिबल हो तो आपको एवरी मंथ 7th मंथ तक एवरी मंथ आपको जाना है, मतलब आपकी 7 विजिट हो जाएंगी। क्लियर? 12 से 14 विजिट जो आइडियल विजिट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप कंसीव करते हैं उसके बाद से लेके एवरी मंथ 7 मंथ तक आपको अपने एवरी 4 वीक में चेकअप कराते रहना है। फिर आफ्टर द 7 मंथ और 35 वीक के बाद आपका जो चेकअप होगा एवरी 2 वीक्स में होगा, हर 2 हफ्तों में होगा। फिर आपका जैसे ही 36 वीक, 34, 35, 36 और मे बी आप 30 वीक के बाद से ही जनरली डॉक्टर जब 8th मंथ लगता है उस टाइम पे आपको 8वें महीने में हर 2 हफ्तों में बुलाते हैं। जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है, मतलब आफ्टर 36 वीक के बाद डॉक्टर आपको एवरी वीक चेकअप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि 37 वीक के बाद तो टर्म कंसीडर कर दिया जाता। हो सकता है इस दौरान 36 से 40 वीक के बीच में आपकी डिलीवरी ना हो जाए, इसीलिए आपको 12 से 14 जो एक आइडियल विजिट के तौर पे कंसीडर की जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन,
हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरीज नीड्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, तो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक्स्ट्रा कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है? 300, 400, 200 या फिर 100 किलो कैलोरी, कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत पड़ेगी? पहली चीज़, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा कैलोरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन यदि आपको बात करते हैं हम कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कितनी कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर नहीं पूछा है कि एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी लेनी है फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पूछें तो आपको कहना है नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कैलोरीज, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड में पड़ती है, थर्ड में पड़ेगी, थर्ड में सबसे ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि बेबी की बॉडी के ऊपर है जो फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, इसके कारण आपको भी एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में यदि बात करें तो 300 किलो कैलोरीज, कितना? 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं। एक एवरेज नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम तक वेट है जो पड़ता है। यदि आपको ऑप्शन में 10 है, 11 है, 12 है, तब आप मार्क करेंगे 11 kg, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेट है। क्या है? अप्रॉक्सीमेट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप जितनी डाइट लेते हैं 1800 कैलोरी उतनी ही लीजिए। सेकंड थर्ड में आपकी डाइट है जो बढ़ जाएगी। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपकी डाइट होगी 2200 किलो कैलोरीज, कितनी? 2200 किलो कैलोरीज। जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें होगी आपकी 2400 किलो कैलोरी पर डे। और यदि आयरन की बात करें तो आयरन 100 mg पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फर्स्ट टीटी इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर एट विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो पहला टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है प्रेगनेंसी में वो कब दिया जाता है? 12th वीक, 16th वीक, 20 वीक या फिर 24th वीक? किस हफ्ते की प्रेगनेंसी में है जो टिटनस टॉक्साइड का वैक्सीन दिया जाता है? 2 डोज दिए जाते हैं, 28 दिन और 4 वीक या फिर 1 महीने का गैप देके। तो फर्स्ट दिया जाता है 16 वीक की प्रेगनेंसी में, 4th मंथ में और 16th वीक की प्रेगनेंसी में। दूसरा 1 महीने का गैप देके दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज fetal movement felt around 18 to 20 2 week of pregnancy. If the fetal movement less than 10 to 12 fetal movement felt by the pregnant mother per day means fetus is। तो फीटल मूवमेंट माँ को जब फील हो रहे हैं 18 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में, लेकिन उसके जो फीटल मूवमेंट हैं 10 से 12 बार से भी कम हो गए, एक दिन में 10 से 12 बार से फीटल मूवमेंट कम होते हैं उसको फील, इसका मतलब क्या है? फीटल वेल है, डिस्ट्रेस्ड है या प्रीमेच्योर है कि नन ऑफ दी अबव है। तो जनरली जो फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो होते हैं 20 वीक की प्रेगनेंसी में। जो मल्टी पैरा हैं उनको आफ्टर 16-18 वीक के बाद फील होने लगते, लेकिन जो प्रीमी पैरा है उनको 20 वीक की प्रेगनेंसी में। वो क्या कहलाता है? क्विकनिंग। लेकिन जब यदि यही फीटल मूवमेंट 10 से 12 बार से भी एक दिन में कम हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? जो यूट्रस में फीटस है वो क्या है? डिस्ट्रेस्ड है। क्या है? डिस्ट्रेस्ड है। कभी कभी जब भी फीटल मूवमेंट कम फील होते हैं तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को कि जैसे ही आपको जो आपके नॉर्मल डेली फीटल मूवमेंट आपको जितने टाइम पे फील होते हैं, आप चलें फिरें, जूस, यदि नॉर्मल फील नहीं हो रहा है तो आप चलें फिरें, थोड़ा जूस पी लें, देन आफ्टर आप थोड़ा बैठें फिर चेक करें, तो हो सकता है कि सही से आए। लेकिन यदि इनकेस ऐसा नहीं होता है तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। और यदि फीटल मूवमेंट 10 से 12 बार से भी कम हो रहे हैं तो आपको तुरंत है जो अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हो सकता है बच्चे के लिए कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाइज एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इनमें से एज अ नर्स है जो प्रिजम्पटिव साइन कौन से होंगे प्रेगनेंसी के? पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, गॉडेल साइन या फिर एफास्टमेंट। एफास्टमेंट का मतलब होता है थिननेस ऑफ द सर्विक्स। ये होती है जब डिलीवरी के टाइम पर लेबर पहनाते हैं, सर्विक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है कि बहुत ही ज़्यादा थिन दिखेगी, मतलब ना के बराबर दिखने लगेगी, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एफास्टमेंट।
गॉडेल साइन है, नोजिया वॉमिटिंग है कि पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट है? क्या होगा यहाँ पर? तो होगा आपका नोजिया वॉमिटिंग, क्योंकि प्रिज्यूम मतलब आपको लग रहा है कि प्रेग्नेंट है। एमनोरिया हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, हो सकता है पीरियड्स आपके किसी और रीज़न से भी स्टॉप हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक होता है प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। प्रिजम्पटिव मतलब आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। पॉजिटिव का प्रोबेबल का मतलब है जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट चेक करके बताएगा वो। और पॉजिटिव कंफर्मेटरी साइन होंगे जो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी होगी जिसमें आपको फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, वो कहलाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिजम्पटिव साइन है वो क्या है? पीरियड्स स्टॉप होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, नोजिया वॉमिटिंग होना, और यहाँ पर आपको थकावट होना, फेस पे पिगमेंटेशन आना। तो आप इन सब साइन को क्या कर रहे हैं? प्रिज्यूम कर रहे हैं, मतलब पता नहीं है या नहीं, लेकिन आपको लगता है कि प्रेग्नेंट है। प्रोबेबल में आपके आएंगे गॉडेल, सैगर, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। और पॉजिटिव में आपका होगा क्या? अल्ट्रासाउंड करी जाएगी तो उसमें आपको सीधा है जो फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, पीरियड्स ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ड्यूरेशन रहा है वो कब तक का रहा है? 2002 से 2010 तक का, 2002 से 2012, 2007 से 2009, या फिर 2005 से 2012 तक का? कब तक का ड्यूरेशन यहाँ पे रहा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के लिए? तो NRHM के लिए जो ड्यूरेशन रहा है वो कब तक का रहा है? 2005 से 2012 तक का। 12 अप्रैल 2005 को ये लॉन्च किया गया था। इसका एम था कि जो भी सर्विसेज हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए उन लोगों को जो गरीब हैं, वल्नरेबल ग्रुप हैं, उनके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर कैम इनटू द प्रैक्टिस। प्राइमरी हेल्थ केयर कब प्रैक्टिस में आया था? ऑप्शन में 1952, 1978, 1975 या फिर 1982। तो यहाँ पर कौन सा ईयर है जब प्राइमरी हेल्थ केयर है जो प्रैक्टिस में आया था? तो 1978। अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत प्राइमरी हेल्थ केयर और PSC है क्या? एसेंशियल हेल्थ केयर है। याद रखें, एसेंशियल हेल्थ केयर। एसेंशियल हेल्थ केयर का मतलब है कि ऐसी केयर जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, एक्सेप्टेबल हो, पूरे तरीके से फुल जनता का यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो, वो वाली केयर। और ये आया था अल्मा-अटा कॉन्फ्रेंस के तहत 1978 में। कब? 1978 में। क्लियर है? नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज। तो स्टडी है किसकी? डिसीज के जो कॉजेटिव एजेंट हैं उनकी, लेकिन पॉपुलेशन के ऊपर। तो क्या है? एपिडेमियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स, जो कि एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के लिए है, तो वो कहलाएगी एपिडेमियोलॉजी। क्या होगी? एपिडेमियोलॉजी। और जो जॉन स्नो है इसके क्या है? फादर हैं। जॉन स्नो किसके फादर हैं? एपिडेमियोलॉजी के। पैथोलॉजी का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाना। ऑन्कोलॉजी का मतलब है कैंसर की स्टडी, और साइटोलॉजी का मतलब है सेल्स की स्टडी किया जाना। क्लियर? तो यहाँ पर स्टडी, अब यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी का आपको ट्रायंगल एग्जाम में आता है, जिसमें आपका एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट रखा जाता है। फादर हैं जॉन स्नो। नेक्स्ट इज इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट, एस स्टैंड फॉर। जो हेड्स असेसमेंट किया जा रहा है, तो इस हेड असेसमेंट में क्या है? इस हेड असेसमेंट्स में एस का मतलब क्या है? सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। हेड असेसमेंट आपको एडोलेसेंट से 5 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। यहाँ पर जब आपको एडोलेसेंट हेल्थ से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो यहाँ पर वो आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? एडोलेसेंट एज ग्रुप जो 10 से 19 साल तक है WHO के अकॉर्डिंग, इनकी प्रॉब्लम्स किस तरीके से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको आ सकती हैं। तो यहाँ पर हेड असेसमेंट में सभी चीज़ें आएंगी। होम एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्टिविटीज़,
ड्रग्स, सेक्सुअलिटी, सुसाइड, डिप्रेशन, सेफ्टी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी आएंगी, तो इसीलिए आपका आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज सीन इन। तो पर्ट्यूसिस के जो मैक्सिमम इंसिडेंस हैं वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, मतलब किस एज ग्रुप के लोगों को पर्ट्यूसिस सबसे ज़्यादा हो सकता है। ऑप्शन में है यहाँ पर 0 to 2 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स, 0 to 5 ईयर्स या फिर 8 to 12 ईयर्स। तो किसके लिए है जो पर्ट्यूसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो पर्ट्यूसिस के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एज ग्रुप वो होता है यहाँ पर इन्फेंट एज ग्रुप। कौन सा, इन्फेंसी वाला एज ग्रुप, और वो होगा यहाँ पर 0 to 2 ईयर्स वाला। कौन सा, 0 से 2 साल तक के बच्चों में जो यहाँ पर एजेंट है वो क्या है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का कॉजेटिव एजेंट है, को कहा जाता है 100 दिन की खांसी। पर्ट्यूसिस का मतलब ही क्या है, खांसना। 100 दिन की खांसी मतलब है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू फैलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कॉजेटिव एजेंट क्या है, बहुत आता है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस में से आपको एक तो वैक्सीन वाला क्वेश्चन आता है कि डीपीटी का कौन सा कंटेनिंग पार्ट है जिसको कन्वर्जन वाले बच्चों में नहीं दिया जाता, तो पर्ट्यूसिस। फिर पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम वूफिंग कफ और 100 दिन की खांसी। कॉजेटिव एजेंट है इसका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया, और 0 से जो 2 साल के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, फ्लैग साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिसीज। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में ही अक्टूबर में 1 अक्टूबर को गुजरात में जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था फ्लैग साइन किस डिसीज का फीचर है, रिकेट्स का, पोलियोमाइलाइटिस, मरासमस या फिर क्वासियोरकर का। फ्लैग साइन देखने को मिलता है किसमें, क्वासियोरकर में। किसमें, क्वासियोरकर वाले बच्चों में जो बाल हैं उनके इस तरीके से होंगे, झंडे जैसे लगेंगे, तो उसको क्या कहा गया है, फ्लैग साइन। नेक्स्ट वन इज what is the priority need that must include in the care of a child who is having pneumonia। तो यदि किसी बच्चे के लिए क्या है, निमोनिया है, क्या है, यदि किसी बच्चे को क्या है, निमोनिया हुआ है, तो यहाँ पर आप उसकी केयर में क्या करेंगे, रेस्ट करवाएंगे, ट्राईसाइकिल राइडिंग कराएंगे, न्यूट्रिशन देंगे या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कराएंगे। तो यहाँ पर जो निमोनिया वाला बच्चा है उसमें जो बेस्ट एक्टिविटी आपकी होगी वो होगी यहाँ पर क्या, रेस्ट करने से जो बच्चे को क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड, आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और निमोनिया में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप बच्चे को रेस्ट कराएंगे तो जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या रहेगी, थोड़ी कम होगी रेस्ट के टाइम पर, और मेटाबॉलिक नीड्स भी कम रहेगी, तो बच्चा ठीक होगा। इसीलिए इवन सर्दी खांसी में भी कहते हैं कि आप रेस्ट कर लो तो आप ठीक हो जाओगे, रीज़न यही है। तो यहाँ पर रेस्ट करने से क्या होगा, रेस्ट रिड्यूस द नीड फॉर ऑक्सीजन एंड रिड्यूस द मेटाबॉलिक नीड्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो यदि टेस्टिस हैं जो स्क्रोटम में है नहीं आ पाई उसको क्या कहा जाएगा, अनडिसेंडेड हैं। ओम्फेलोसील, एपिस्पेडियासिस, क्रिप्टोर्चिडिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि अनडिसेंडेड टेस्टिस है क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, ओम्फेलोसील, एपिपेडियासिस, क्रिप्टोर्चिडिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए जो टर्म अपनाया जाएगा वो होगा क्रिप्टोर्चिडिज्म। जनरली ये जब बच्चा यूट्रस में ही रहता है उसी टाइम पर बच्चे की जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में क्या हो जाती हैं, डिसेंड हो जाएंगी, क्या होंगी, आ जाएंगी, स्क्रोटम में आ जाएंगी। लेकिन कुछ रीजन से नहीं आ पाती हैं, तो कुछ कभी कभी आफ्टर डिलीवरी के बाद डॉक्टर वेट करते हैं कि अपने आप 1 साल की उम्र तक आ जाएंगी, डिसेंड हो जाएंगी स्क्रोटम में, लेकिन नहीं हो पाती हैं। यदि हो गई अपने आप मैनुअली कुछ मसाज वगैरह करके तो ठीक है, लेकिन नहीं होती फिर सर्जरी की जाती है। तो इसी के लिए अनडिसेंडेड टेस्टिस को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। इस तरीके से नॉर्मली जो टेस्टिकल्स हैं
क्या रहेंगे, स्क्रोटम में रहेंगे। स्क्रोटम एक पाउच टाइप का सैक है, लेकिन जब यदि यही क्या हो पाए, टेस्टिकल है, डिसेंड ना हो पाए, एक हो जाए, हो सकता है स्क्रोटम में, दूसरे साइड का ना हो सकता, दोनों अनडिसेंडेड हो, तो इसको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज हाउस ऑफ आयरन इन अ सेल इज। तो स्टोरेज हाउस क्या है आयरन का सेल्स में, WBC, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, प्लेटलेट्स या फिर राइबोसोम। क्या है सेल्स का स्टोरेज हाउस, आयरन को स्टोर करती है सेल्स, तो स्टोरेज हाउस क्या है, तो स्टोरेज हाउस क्या होगा यहाँ पर, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। क्या है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज JSY स्टैंड फॉर। JSY का मतलब क्या है, जननी स्वच्छता योजना, जन सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर जन सुलभ शौचालय योजना। JSY जो स्कीम है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, जननी सुरक्षा योजना। क्या है ये, जननी सुरक्षा योजना। ये योजना लाई गई थी NHM के तहत, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। इस योजना को लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2005 में। तो योजना कब लाई गई थी है, तो जननी सुरक्षा योजना लाई गई थी 12 अप्रैल 2005 को बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जितने भी लो परफॉर्मिंग स्टेट थे, लो परफॉर्मिंग स्टेट का मतलब है यहाँ पर जितने भी ऐसे स्टेट थे जहाँ पर बच्चों के जन्म के बाद माँ की या तो डेथ हो जाती है बच्चे की, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था। एक आई थी जननी सुरक्षा योजना, इसके बाद आई थी जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना NHM के थ्रू है जो 12 अप्रैल 2005 को लाई गई थी यहाँ पर ये योजना। इसमें जो बढ़ावा दिया गया था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा दिया गया था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा इसलिए दिया गया था कि जब यदि डिलीवरीज कहाँ पर होंगी, हॉस्पिटल में होंगी, तो जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होंगी तो माँ के लिए भी प्रॉपर केयर मिलेगी और बच्चे को भी मिलेगी। कुछ बच्चे में कॉम्प्लिकेशन है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वहीं ठीक किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी लो परफॉर्मिंग स्टेट के लिए। अब यहाँ पर जितनी भी रूरल एरिया की लेडीज़ हैं जिनकी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है तो उनको 1400 रुपये मिलेंगे, और जो अर्बन एरिया की लेडीज़ हैं उनको 1000 रुपये। अभी डिपेंड करता है कि आशा को भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो 600 रुपये आशा को मिलेंगे कब, यदि आशा ने फर्स्ट 2 डिलीवरी करवाई हों। फर्स्ट 2 डिलीवरी का मतलब है कि बच्चे हैं जो किसी लेडी के 2 बार हुए हैं तो फर्स्ट 2 डिलीवरी के 600 रुपये, यदि तीसरी डिलीवरी हुई है तो 400, चौथी हुई तो 200, आफ्टर 5वीं डिलीवरी और उससे ज़्यादा होती है तो 0 रुपये मिलेंगे। ये आज भी कहीं कहीं होता है कि यदि 5 लड़कियां हो जाएं तो लड़के के वेट के चक्कर में 1-2 लड़कियां और कर लेते हैं। तो यहाँ पर अर्बन एरिया की जितनी भी आशा हैं तो रूरल एरिया की आशा को याद रखें। यदि पूछें यदि तीसरी डिलीवरी होती है तो रूरल एरिया की आशा को कितना अमाउंट दिया जाएगा, तीसरे नंबर की डिलीवरी में 400 रुपये, चौथी में 200 रुपये और 5वीं में 0। और अर्बन एरिया जो शहरी इलाके की आशा है उनको 200 रुपये दिए जाएंगे। और ये सभी चीज़ें होंगी ओनली चेक में, कैश नहीं दिया जाएगा। सब क्या होंगी, डायरेक्ट पे चेक आपको दिया जाएगा। एम क्या है इस योजना का कि जो मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को हमें कम करना है, उसके लिए योजना लाई गई थी। नेक्स्ट इज इन एपिडेमियोलॉजी इंडेक्स रिफर्स टू। तो एपिडेमियोलॉजी में इंडेक्स का मतलब क्या है, ऑप्शन में है यहाँ पर फर्स्ट केस ऑफ अ डिसीज, अफेक्टेड होस्ट, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर कॉजेटिव एजेंट। क्या है यहाँ पर फर्स्ट डिसीज का मतलब, पहली डिसीज का मतलब यहाँ पर क्या है कि अफेक्टेड होस्ट है, फर्स्ट केस है डिसीज का, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का तो मतलब होगा कि आपकी बॉडी में जो भी एजेंट है क्या हो घुसे, उसके बाद पहले लक्षण दिखाए, वो फर्स्ट साइन सिम्टम्स हो आपकी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन के, वो क्या है इंक्यूबेशन पीरियड। कॉजेटिव एजेंट का मतलब है जो कॉज कर रहा है, अफेक्टेड होस्ट मतलब जिसको इन्फेक्शन हो रहा है। फर्स्ट केस ऑफ डिसीज इन एपिडेमियोलॉजी इट्स नोन एज द इंडेक्स केस। क्या है, इंडेक्स केस। फर्स्ट केस है जो डिसीज का वो क्या कहलाता है, इंडेक्स केस। और 0
मतलब जो क्या है यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया गया है वो क्या कहलाएगा, जीरो और फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। WHO की हेल्थ की डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन के यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग या फिर ऑक्यूपेशनल वेलबींग। तो जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है WHO ने, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन के क्या होगा यहाँ पर, तो वो होगा यहाँ पर ऑक्यूपेशनल वेलबींग। क्या होगी, जो WHO ने डेफिनेशन दी है उसका मतलब क्या है, हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के तहत जो डायमेंशन है वो क्या है, फिजिकल, मेंटल, सोशल डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्यूपेशनल वेलबींग नहीं आएगा। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर पेशेंट विथ हार्ट डिसीज। यदि मरीज को हार्ट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन उसके लिए आइडियल होगी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, डायफ्राम, डेपो-प्रोवेरा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या है जो उसके लिए मेथड है जो आइडियल मानी जाएगी। IUCD नहीं देंगे आप, क्योंकि IUCD का जो एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ब्लीडिंग। होगा ब्लीडिंग, इसलिए IUCD नहीं दी जाएगी। दूसरा, डेपो-प्रोवेरा क्या है, यहाँ पर एक हार्मोन ही है, अंतरा नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है शॉर्ट के नाम से, वो भी नहीं दिया जाएगा, ना ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाएंगी। उसके लिए जो बेस्ट मेथड होगी वो होगी या तो डायफ्राम, कॉन्डम। बैरियर मेथड है जो आइडियल कंसीडर की जाती हैं किसके लिए, हार्ट डिसीज़ के मरीज के लिए। और यहाँ पर हार्मोनल मेथड के लिए क्या कहा जाता है, अवॉइड करने की है, जो अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट, अचीव आ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अबव 14 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पर जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क था, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो पॉपुलेशन पॉलिसी का एम ही रखा जाता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है, उसी के चलते तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया है जनता के मामले में। IMR को कम करना है, तो ऐसा नहीं है कि हमें फर्टिलिटी रेट को कम करना है, तो यहाँ पर IMR को हमें घटाना है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो सबसे ज़्यादा इंडिया के MP में है। अकॉर्डिंग टू डेटा की बात कर रहे हैं तो MP की IMR सबसे ज़्यादा है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है 14 साल तक की उम्र को, लेकिन जो नहीं करना वो है स्टेबल पॉपुलेशन। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी के कहा गया था कि आपको टोटल फर्टिलिटी रेट का टारगेट क्या करना है, जो कम करना है, TFR को क्या करना है, घटाना है। और यहाँ पर स्ट्रेटेजी रखी गई थी कि जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ है उनके लिए जिनकी ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी है, और नेक्स्ट डिकेड तक हमें सभी चीज़ें अचीव करनी, ना कि 2045 तक। नेक्स्ट वन, द बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन इज। यदि आपको क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन चेक करना है तो बेस्ट पैरामीटर्स क्या होगा, वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज या फिर हाइट फॉर एज या फिर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। क्या आप चेक करेंगे, क्या आप है जो चेक करेंगे। यदि बेस्ट असेसमेंट की बात करें वो भी क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से, तो वो होगा आपका हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से लंबाई का बढ़ना। क्या होगा, उम्र के हिसाब से लंबाई का बढ़ना। तो यदि यहाँ पर आपको क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन चेक करना है तो स्टंटिंग देखने को मिलेगा। उम्र के हिसाब से हाइट क्या है, कम बढ़ेगी, उसको क्या कहा जाता है, स्टंटिंग। वास्टिंग का मतलब है लो वेट होगा अकॉर्डिंग टू हाइट के। ये जनरली एक्यूट मालन्यूट्रिशन में चेक किया जाएगा, हो सकता है किसी को रिसेंट में कुछ बीमारी हुई हो तो। अंडर वेट मतलब लो वेट है एज के हिसाब से, एज के हिसाब से वेट कम है तो वो है अंडर वेट। वास्टिंग का मतलब है आपका लो वेट फॉर द हाइट।
हाइट के हिसाब से वजन का कम होना, है शॉर्ट एक्यूट माल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, रिसेंट में कोई फूड इलनेस हुई हो, डायरिया वगैरह हुआ उसके कारण हो सकता है। स्टंटिंग का मतलब है लो हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से हाइट का ना बढ़ना, वो कहलाएगा क्या, स्टंटिंग। और ये जनरली होगा यदि या तो किसी को प्रोलॉन्ग फूड डेप्रीवेशन हुआ, मतलब लंबे टाइम से कुछ खाया पिया नहीं हो, या फिर कोई डिसीज़ हो या कोई इलनेस हो तब। तो यदि लंबे टाइम की और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के लिए पूछें तो होगा हाइट फॉर एज। क्या है, हाइट फॉर एज और स्टंटिंग। आप यहाँ पे भी कह सकते हैं क्या, स्टंटिंग। यदि शॉर्ट के लिए पूछें तो वास्टिंग। नेक्स्ट वन इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया इज, तो भारत में अंधे होने का मेन रीज़न क्या है, ट्रोकोमा, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट या फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी। क्या रीज़न है भारत में अंधे होने का, भारत में अंधे होने का जो मेन रीज़न है वो है क्या, कैटरैक्ट। क्या होगा, कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद। सबसे ज़्यादा ऑपरेशन इसी के होते हैं गवर्नमेंट के कैंप लगा लगा के, कैटरैक्ट के। क्या है, कैटरैक्ट। तो यहाँ पर जो मोतियाबिंद है, क्या कहा जाता है इसको, मोतियाबिंद और कैटरैक्ट। ग्लूकोमा में आपके आँखों का जो ऑप्टिक प्रेशर है वो बढ़ेगा। ट्रोकोमा में आपकी आंखों में एक तरीके का इन्फेक्शन होगा। दूसरा जो रीज़न है ब्लाइंडनेस का वो है रिफ्रैक्टिव एरर। सबसे ज़्यादा जो भारत में अंधेपन का रीज़न है वो क्या है, कैटरैक्ट 62.6%, दूसरा है रिफ्रैक्टिव एरर 19.7%। फिर दूसरे रीज़न है, नेक्स्ट वन इज इज गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 ईयर फॉर एवरी। ये सबको पता है कि विटामिन ए है जो दिया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन विटामिन ए है जो सभी बच्चों को दिया जाता है कब, 1 साल की उम्र से। लेकिन जब जो 1 साल से 6 साल की उम्र तक यदि दिया जाता है तो इसके बीच में कितना गैप रखा जाता है। जैसे वैक्सीन दी जाती है कोई भी, तो यदि मान लीजिए डीपीटी पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाती है तो 4 वीक का है जो गैप रखा जाता है। वैसे ही विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जब बच्चे को दिया जा रहा है कितना गैप रखा जाएगा, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या 8 महीने का। कितना गैप दे के आप दूसरा डोज दे देते हैं, तो ये होगा कितना, 6 महीने का, कितना, 6 मंथ का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 6 मंथ। यदि बच्चे की उम्र इन्फेंसी टू मतलब 6 to 11 मंथ है, 6 to 11th मंथ है तो कितना दिया जाएगा, 1000 आयु। लेकिन बिलो 6 मंथ है तब आप 50,000 देंगे, कितना, 50,000। और यदि बच्चे की उम्र 1 साल से 12 मंथ से 59 मंथ तक है तब देंगे कितना, 2 लाख आयु। वो कैसे दिया जाता है, ओरली दिया जाएगा। जब यदि 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही दिया जाता है ताकि मीजल्स की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा हो जाए या फिर जब मीजल्स दिया जाता है उसी टाइम पे ओरली इसको भी दे दिया जाता है 1 लाख यूनिट। लेकिन जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो जाए तब दिया जाता है 2 लाख यूनिट। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तब दिया जाएगा 50,000, 50,000। कब दिया जाता है, एवरी 6 मंथ में। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड। ब्रेस्ट है जो किस ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है, चेंजेबल रूप है, सेबेसियस, बर्थोलिन, स्वेट ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बर्थोलिन ग्लैंड तो होती हैं कहाँ पर, वेजाइना के पास में, दोनों साइड, अपर साइड एक एक, जो सीक्रेशन करेंगी, म्यूकस सीक्रेट करेंगी ताकि जो लुब्रिकेशन है वो बना रहे। अब यहाँ पर स्वेट ग्लैंड है कि सेबेसियस ग्लैंड है, पसीने वाली ग्रंथि हैं कि सीवम निकालने वाली हैं। तो ब्रेस्ट है स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन रूप, क्या है, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है। यदि मसल्स की बात करें यहाँ पर कौन सी मसल्स होंगी तो होगी पेक्टोरलिस मेजर। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर्ड ओवम इज कॉल्ड। मैच्योर्ड ओवम की जो प्रोसेस है, क्या है, मैच्योर्ड ओवम की डेवलप होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, ओव्यूलेशन, यूफोरिया, oogenesis या फ्रूसाइड। तो डेवलप होने की प्रोसेस यहाँ पे क्या कहलाएगी, ओवम के जो डेवलपमेंट होने की प्रोसेस है वो क्या है, वो है यहाँ पर oogenesis।
रिलीज होना वो क्या है, वो है यहाँ पर ओव्यूलेशन। लेकिन प्रोसेस क्या है डेवलप होने की, वो है oogenesis। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन टू अ चाइल्ड इज अ मेजर ऑफ। तो मीजल्स वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं आप बच्चे को 9 महीने की उम्र के बाद। तो यहाँ पर क्या क्या है, ट्रीटमेंट है, हेल्थ प्रमोशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है कि रिहेबिलिटेशन है, क्या है? मीजल्स एडमिनिस्टर करते हैं आप, तो ये क्या है? ट्रीटमेंट तो है नहीं है क्योंकि पता है कि बच्चे को है नहीं मीजल्स। ये कहलाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्या कहलाएगा? कहलाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन।